नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ढाका से 168 भारतीय विद्यार्थियों का पहला दल श्रीनगर पहुंचा। सऊदी अरब से 152 यात्रियों को लेकर एक विमान आज रात कोझिकोड पहुंचेगा। आईएनएस जलाश्व लगभग 750 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज कोच्चि के लिए रवाना होगा। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 29.36% हुई। पिछले 4 सप्ताह में 42 जिलों में कोई नया मरीज नहीं। 222 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 2.5 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचा रही हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराएगा। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 करोड़ की कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विशाल शर्मा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 168 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एयर इंडिया का विमान आज श्रीनगर पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कार्य में सहयोग के लिए एयर इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो और जम्मू कश्मीर सरकार को धन्यवाद दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की है। उधर वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब से भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केरल में कोझिकोड के लिए रवाना हो चुकी है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर औसफ सईद ने आकाशवाणी को बताया कि विपरीत परिस्थितियों में घिरे लोगों को स्वदेश भेजने की हर संभव कोशिश की जा रही है। The repatriation process of the distressed Indian nationals in Saudi Arabia has begun this afternoon with the departure of the first flight from Riyadh to Kozhikode at around 12:45 this afternoon. It carried around 152 passengers, both men and women, and the composition of the flight was basically the distressed workers who had lost their jobs, but also it included several medical cases, those who needed medical attention immediately, and a large number of pregnant nurses from Kerala. सऊदी अरब से भारतीय नागरिकों को 5 चरण में स्वदेश लाया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रियाद से अगली उड़ान 10 मई को दिल्ली के लिए होगी। तीसरी उड़ान 12 मई को दम्बम से कोच्चि के लिए होगी। वंदे भारत मिशन का दूसरा दिन और खाड़ी से कई और संकटग्रस्त भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं, आंखों में आशा, उम्मीद और विश्वास लिए। सऊदी अरब से 150 से भी ज्यादा लोग आज कोझिकोड को रवाना हो गए और दुबई से 350 से भी ज्यादा लोग चेन्नई जाने की राह देख रहे हैं। दुबई से आज 2 उड़ानें मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मेडिकल इमरजेंसी केस जैसे लोगों को वापस ले जा रही है। कल कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और शारजा से और भी विदेश में फंसे लोगों को स्वदेश भेजा जाएगा। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। इससे पहले सिंगापुर से 234 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में स्वदेश पहुंचे भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। उन्होंने एयर इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो तथा दिल्ली सरकार के सहयोग और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त जावेद अशरफ के नेतृत्व में उच्चायोग की टीम के प्रयासों की सराहना की। वंदे भारत मिशन के तहत 2 विशेष उड़ानों के आज रात तमिलनाडु के चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है। इन उड़ानों के जरिए दुबई से कुल 400 यात्री लाए जा रहे हैं। पहले एक उड़ान दोपहर को और दूसरी आधी रात तक उतरने का कार्यक्रम था, लेकिन विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार इनके कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। विदेशों में फंसे और भारत लौटने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत अगले शुक्रवार तक चेन्नई में कई उड़ान आएंगी। इस बीच सीआईएसएफ कर्मियों, उत्प्रवासन तथा सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों और विमानपत्तन कर्मियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। आगंतुक यात्रियों की जांच के लिए हवाई अड्डा परिसर में वॉक इन सैंपल कियोस्क बनाए गए हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर एक और उड़ान रविवार को अहमदाबाद पहुंचेगी। आकाशवाणी से बातचीत में प्रवासी गुजराती प्रतिष्ठान के निदेशक पीए अंतानी ने बताया कि पहली उड़ान में करीब 250 यात्री होंगे जो 10 मई को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेगी।
हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच होगी। श्री अंतानी ने बताया कि सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के पृथकवास में रहना होगा। उन्होंने बताया कि अनिवार्य पृथकवास के लिए किसी भी यात्री को निजी क्वारंटीन की अनुमति नहीं होगी। गुजरात के 1000 से अधिक लोगों को आगामी सप्ताह में सिंगापुर, फिलीपींस, अमेरिका, ब्रिटेन और कुवैत से वापस स्वदेश लाया जाएगा। इनमें अधिकतर छात्र और पर्यटक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत के लिए नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की सराहना की है। उन्होंने स्वदेश लौट रहे लोगों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य अधिकारियों के परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानदंड और अन्य दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। लगभग 750 भारतीय आज मालदीव की राजधानी माले से स्वदेश के लिए रवाना होंगे। ये लोग नौसेना के जलपोत जलाश्व के जरिए कोच्चि बंदरगाह पहुंचेंगे। स्वदेश लौटने वालों में रोगियों, वहां गए पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं और उन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी नौकरियां चली गई हैं। इस बीच लद्दाख के करगिल में ईरान से लौटे 201 जायरीन को अनिवार्य संगरोध की अवधि समाप्त होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इन्हें राजस्थान के जोधपुर से करगिल लाया गया था। जायरीन ने संगरोध अवधि में मिले सहयोग और इलाज के लिए जिला प्रशासन, डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। ईरान से लौटे 600 से ज्यादा जायरीन को राजस्थान और उत्तर प्रदेश से करगिल लाकर अलग अलग जगहों पर संगरोध में रखा गया था। भारत ने मौजूदा वेसक सप्ताह के दौरान विशेष मैत्री की भावना प्रदर्शित करते हुए श्रीलंका को 12.5 टन आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरणों का उपहार भेजा है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से यह खेप आज कोलंबो पहुंची। भारत ने श्रीलंका सरकार और वहां की जनता के लिए शुभकामनाएं भी भेजी हैं। उपहार में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरणों की यह चौथी खेप है। पिछले महीने श्रीलंका को ऐसी 3 खेप भेजी गई थी। ये उपहार कोविड-19 महामारी से मिलकर लड़ने के लिए सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप भेजे गए हैं। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 16,540 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 216 जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 56,342 हो गई है। इनमें से 1,886 रोगियों की मृत्यु हुई है। 37,916 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से लौटने वाले लोगों या उनके संपर्क में आए लोगों अथवा संदिग्ध मामलों या फिर संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों को होटलों, सर्विस अपार्टमेंट्स और लॉज जैसे निजी केंद्रों में आइसोलेट करने या फिर क्वारंटीन करने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपने मूल राज्यों में लौट रहे श्रमिकों के लिए यह आवश्यक है कि संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के बारे में सभी दिशा निर्देशों और सावधानियों का पालन किया जाए। अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमित लोगों में वृद्धि हुई है, इसलिए इस पर नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने 5,231 डिब्बों को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया है, जो चिन्हित किए गए 215 रेलवे स्टेशनों पर खड़े किए जाएंगे। डिब्बे के एक केबिन में अधिकतम 2 रोगी रखे जाएंगे। 85 स्टेशनों पर स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती रेलवे करेगी, जबकि 130 स्टेशनों पर राज्य सरकारें स्वास्थ्यकर्मी और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएंगी। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 राष्ट्रीय नैतिक समिति ने
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के प्रोजेक्ट प्लेसिस फेज 2 ओपन लेवल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि रेलवे अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों के आवागमन के लिए 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। इस बीच बहरीन से 182 यात्रियों को लेकर एक विमान कोच्चि के लिए रवाना हो चुका है। खाड़ी देश से भारतीयों को लेकर केरल आने वाली आज ये दूसरी उड़ान है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि बाहर फंसे केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों की व्यवस्थित वापसी के प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों का विवरण जुटाया है जो केंद्र शासित प्रदेश में लौटने के इच्छुक हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए पंजीकरण के वास्ते वेब लिंक उपलब्ध कराया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक लगभग 30,000 लोग लखनपुर से जम्मू कश्मीर लौट चुके हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद इन सभी छात्रों की स्क्रीनिंग करके इन्हें 14 दिनों के अनिवार्य प्रशासनिक क्वारंटीन के लिए भेजा गया। बांग्लादेश में अभी भी जम्मू कश्मीर के 600 से अधिक छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें अगले सप्ताह अन्य उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने बताया कि उड़ानों में लौटने वालों के अलावा लखनपुर जम्मू में प्रवेश बिंदु पर उचित नियम के साथ लॉकडाउन के दौरान अब तक लगभग 33,000 लोग अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर लौटे हैं। प्रशासन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष रेलगाड़ियों में वापस लाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। हरियाणा में कोरोना के 10 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में आज कोविड-19 के 8 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि फरीदाबाद में 6, सोनीपत में 3 और पानीपत में 1 मरीज ठीक हुआ है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 270 हो गई है। राज्य में इस समय कोविड-19 के 355 मरीज हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के कारण ठप पड़े औद्योगिक कार्यों में नई जान डालने के लिए नई परियोजनाओं को श्रम कानूनों से छूट देने की घोषणा की है। हालांकि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि ये छूट केवल नई परियोजनाओं को और 1200 दिन के लिए ही दी जाएगी। राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने, निवेश को आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने नई परियोजनाओं को श्रम कानून में कुछ छूट देने का फैसला किया है। हालांकि न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा मानदंड और दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण मुआवजा जैसे श्रम कानून के कुछ प्रावधानों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि सरकार फैसले के अमल के लिए अध्यादेश लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की औद्योगिक टाउनशिप में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया है और उन्हें सरकार की तरफ से पूर्ण मदद करने का आश्वासन भी दिया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में जयपुर में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में पुलिस की निर्भया स्क्वाड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस स्क्वाड में केवल महिलाएं तैनात हैं। एक रिपोर्ट। सायरन बजाती मोडिफाइड मोटरसाइकिल पर सवार नीली वर्दी पहने महिला जवानों का दल इन दिनों सबका ध्यान खींच रहा है। 200 महिला पुलिसकर्मियों का यह दल पिछले 1.5 महीने से लगातार कोरोना से जयपुर के सबसे ज्यादा प्रभावित 4 दीवारी इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहा है। यह दल जरूरतमंदों को राशन वितरण तथा चिकित्सा दलों का सहयोग भी कर रहा है। निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया, अपने कर्फ्यू क्षेत्र में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो, ये हम नहीं चाहते। तो इस वजह से एक तो उनको तनाव ना रहे, इस वजह से निर्भया उनके घर जा रही है। पूछ रहे हैं कि डॉक्टर से मिलने की जरूरत है तो आप हमें बताइए, हम आपको पास आपके घर लाके देंगे या आपको अपनी व्यवस्थाएं करवा के आपको हॉस्पिटल तक कराएंगे। जो काम करने हम निकले थे वो वास्तव में हमें राह मिली और आज हमने एक काम को अंजाम दिया। निर्भया स्क्वाड का यह काम नारी शक्ति के हौसले की नजीर पेश करता है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने देश के अन्य हिस्सों से राज्य के प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए रेलवे से 25 अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मांगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों को अन्य राज्यों से वापस लाया गया है। एक रिपोर्ट।
अपर मुख्य सचिव और राज्य नियंत्रण कक्ष प्रभारी आईसीपी केशरी ने बताया कि राज्य सरकार ने रेलवे को 25 और ट्रेनों की मांग के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा है। उधर दिल्ली से 1100 प्रवासियों के साथ एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह छतरपुर पहुंची, जबकि 1239 श्रमिकों को लेकर आने वाली एक अन्य ट्रेन हरियाणा के रेवाड़ी से सागर और 1200 प्रवासियों को लेकर तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से ग्वालियर पहुंची। आज 3 और विशेष ट्रेनों के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 2 ट्रेन और केरल की कोझिकोड से 1 ट्रेन यहां फंसे मध्य प्रदेश के प्रवासी कामगारों को लेकर यहां पहुंच रही है। सरकार ने भी पिछले 10 दिनों में मध्य प्रदेश में फंसे लगभग 50,000 श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में वापस भेज दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में आज कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर मामले उन बस्तियों के हैं जो हॉटस्पॉट हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 376 रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में चिकित्सा शिक्षक और विशेषज्ञ स्नातकोत्तर चिकित्सकों और रेजिडेंट चिकित्सकों के साथ बारी बारी से रोगियों की देखभाल करने का आदेश दिया गया है। एक अन्य घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण के लिए 2 लाख टन से ज्यादा अनाज आवंटित किया है। कर्नाटका को अप्रैल से जून तक 3 महीनों के लिए अनाज दिया गया है। अभी तक राज्य ने 4.45 लाख टन धान्य उठाया है, जिसकी कीमत 1730 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी ने आज विरोध पक्ष के नेताओं के साथ बैठक की और संक्रमण के नियंत्रण के लिए सरकार ले रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया जी ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि सरकार मजदूर और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए आर्थिक मदद दे। कर्नाटका मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। विदेश से राज्य को आ रहे लोगों की चिकित्सा और क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की जानकारी उन्होंने दी। डॉक्टर सुधाकर जी ने केंद्र मंत्री को संक्रमण के नियंत्रण के लिए ले जा रहे ठोस कदमों के बारे में भी बताया। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ढाका से 168 भारतीय विद्यार्थियों का पहला दल श्रीनगर पहुंचा। सऊदी अरब से 152 यात्रियों को लेकर एक विमान आज रात कोझिकोड पहुंचेगा। आईएनएस जलाश्व लगभग 750 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज कोच्चि के लिए रवाना होगा। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 29.36% हुई। पिछले 4 सप्ताह में 42 जिलों में कोई नया मरीज नहीं। 222 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 2.5 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचा रही हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराएगा। और भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 करोड़ की कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज घोषणा की कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराएगा। श्री निशंक ने यह जानकारी आज एक वीडियो संदेश में दी। उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के कारण परीक्षाओं में न बैठ सकने वाले विद्यार्थियों की 10वीं कक्षा की परीक्षा भी कराई जाएंगी। इस बारे में सीबीएसई जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने आज $50 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का यह पहला समझौता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस सहयोग से देश के सभी राज्यों में संक्रमित लोगों, संक्रमण की आशंका वाले लोगों, चिकित्सा और आपातकर्मियों तथा सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा और जांच केंद्रों तथा राष्ट्रीय और पशु स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरतें पूरी होंगी। आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे ने बताया कि बैंक की सहायता से सरकार को कोरोना संकट का मुकाबला करने और देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को बेहतर बनाना और संक्रामक रोग वाले अस्पतालों का जीर्णोद्धार भी संभव हो सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन के प्रयासों की सराहना की है। ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस मार्ग का शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पिथौरागढ़ से वाहनों के पहले काफिले को रवाना किया। श्री गडकरी ने कहा कि सीमावर्ती गांव आखिरकार पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ गए। अब कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी और वाहन चीन की सीमा तक जा सकेंगे। धारचूला लिपुलेख मार्ग, पिथौरागढ़ तवा घाट, घाटिया बागढ़ मार्ग का विस्तार है। ये मार्ग घाटिया बागढ़ से शुरू होकर लिपुलेख दर्रे पर समाप्त होता है, जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कैलाश मानसरोवर के लिए संपर्क मार्ग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सड़क संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और सीमा क्षेत्रों को जोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका भी निभा रहा है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और दाल उपलब्ध कराने की एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी राज्यों में जरूरत के अनुसार वितरण के लिए अनाज उपलब्ध रहें। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 74 लाख टन अनाज है, जो 24 मार्च से अब तक की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत 41 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को अप्रैल महीने के लिए 21 राज्य 90% से अधिक का वितरण कर चुके हैं। अनाज के अलावा सरकार लगभग 19 करोड़ 50 लाख परिवारों को 3 महीने के लिए 1 किलो दाल भी मुफ्त दे रही है। श्री पासवान ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को राष्ट्रीय क्लस्टर से जोड़ने को कहा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निश्चेतना विभाग में डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घरों में रहने तथा हाथों की स्वच्छता का ख्याल रखने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लैब मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा कि कोविड-19 वायरस के फैलाव को रोकने के लिए परस्पर दूरी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने सभी लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर में रहने के लिए सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अथॉरिटीज सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रही है। फॉलो ऑल द रूल्स, स्टे एट होम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के कार्यों की सराहना की। उन्होंने सीएपीएफ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट की। सीएपीएफ के सभी महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान गृहमंत्री नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने बल के कर्मियों का कल्याण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के बाद तार्किक रूप से योजना बनाई गई तो देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है। डॉक्टर सिंह ने आज देश की शीर्ष पेशेवर हस्तियों के साथ कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य देखभाल विषय पर चर्चा की। इस चर्चा के दौरान वरिष्ठ डॉक्टर, कॉरपोरेट अस्पताल क्षेत्र, अनुसंधान निकाय और मेडिकल अर्थशास्त्री शामिल थे। इस दौरान गंभीरता के आधार पर कोविड-19 के मामलों की उच्च स्तरीय निगरानी और वर्गीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों और अफवाहों से आपको सावधान करने के लिए अब प्रस्तुत है तथ्य सत्यापन समाचार। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो का आज खंडन किया, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एयर इंडिया की एक विदेशी उड़ान में यात्री इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एयरलाइंस ने 3 गुना किराया भी लिया और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखे बिना जहाज को यात्रियों से भर दिया। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इस वीडियो को फर्जी बताया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि ये वीडियो एक पड़ोसी देश की एयरलाइंस का है। सरकार ने व्हाट्सएप पर किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि कल से मुंबई में 10 दिन का मिलिट्री लॉकडाउन लागू हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह फर्जी संदेश है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना या नौसेना का कोई भी जवान तैनात नहीं किया जा रहा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में चितरंजन रेल कारखाने में अधिकतर काम रेल इंजनों के निर्माण का होता है, लेकिन अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस कारखाने में स्वचालित मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया गया है, जो अस्पतालों में बिना मानवीय संपर्क के रोगियों तक पहुंच सकती है। इस ट्रॉली में रिमोट कंट्रोल के जरिए रोगियों तक दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाई जा सकती हैं। ट्रॉली में एक कैमरा और मोबाइल फोन भी जुड़ा है, जिसके माध्यम से डॉक्टर रोगियों और उनके संबंधियों से बात कर सकते हैं। चितरंजन रेल कारखाने के जनसंपर्क अधिकारी अवतार सिंह ने इस ट्रॉली के निर्माण को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण पहल बताया है। दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का कार्य चल रहा है। इटली के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन विकसित की है, जिसने चूहों में एंटीबॉडी उत्पन्न कर दी है। इन एंटीबॉडीज से मनुष्य की संक्रमित कोशिकाओं में वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। उधर इजरायल ने दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिए हैं। ये संक्रमण फैलाने वाले व्यक्ति के शरीर में नोवेल कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी वैक्सीन के मनुष्यों पर पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा कि वैक्सीन बनाने में अभी समय लगेगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षित दूरी ही सबसे अच्छी सामाजिक वैक्सीन है। और अब चलते चलते मौसम पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी में आज दिन का अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। मुंबई में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। आसमान दिन भर साफ बना रहा। शहर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। शहर का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में मौसम साफ रहा। वहां अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिलगित में आसमान साफ रहा। अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कोरोना संक्रमण के इस दौर में भारत की ओर से की जा रही मानवीय पहल से जुड़ी एक खबर। भारत ने कोरोना वायरस से उबरने में कई अफ्रीकी देशों की मदद की है। भारत 25 से अधिक अफ्रीकी देशों को दवाएं भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा के साथ फोन पर वार्ता की थी। श्री रामाफोसा अफ्रीकी यूनियन के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री ने श्री रामाफोसा से कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को कोरोना से उबारने में भारत पूरा सहयोग देगा। श्री मोदी ने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुता मुसेवेनी के साथ भी फोन पर चर्चा की थी। उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री से भी इस सप्ताह बुधवार को बातचीत की है। पिछले महीने विदेश मंत्री ने भी कई अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा में कोरोना सहयोग के प्रति आश्वस्त किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ढाका से 168 भारतीय विद्यार्थियों का पहला दल श्रीनगर पहुंचा। सऊदी अरब से 152 यात्रियों को लेकर एक विमान कोझिकोड पहुंच गया है। आईएनएस जलाश्व लगभग 750 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज कोच्चि के लिए रवाना होगा। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 29.36% हुई। पिछले 4 सप्ताह में 42 जिलों में कोई नया मरीज नहीं। 222 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 2.5 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचा रही हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराएगा। और भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 करोड़ की कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही कोविड-19 पर यह विशेष समाचार कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।